हेलो दोस्तों, चलिए स्वागत करते हैं एक बार फिर आपको हम दिशा स्टडी पॉइंट पे और शुरू करते हैं आज का हम क्लास। तो कल हम पढ़ रहे थे राजनैतिक शास्त्र का पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर। पहला पार्ट हम पढ़ लिए थे, दूसरे पार्ट में प्रवेश करते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को अपने। और हम कल पढ़ रहे थे शीत युद्ध का दौर। शीत युद्ध का दौर जो है टाइमिंग उसको हम कल ही बताए थे, 1945 से 1991 तक। जो 1945 और 1991 के जो बीच की घटनाएं होती है उसी को हम शीत युद्ध के दौर की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, अब देखिए चूंकि शीत युद्ध का दौर चल रहा था और उस टाइम क्या क्या घटनाएं घटित होती है उस पर हम थोड़ा ध्यान देते हैं कि कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है कब शीत युद्ध के दौर में। शीत युद्ध के दौर में क्या क्या होता है, ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें पहली चीज होती है कि महाशक्ति बनने की ओर हो जाती है। महाशक्ति बनने की, इसका मतलब क्या है कि जो सोवियत संघ था और जो अमेरिका था, इन दोनों में आपस में होड़ हो जाती है कि कौन सबसे आगे जाएगा, यानी कौन सबसे महाशक्ति बनेगा। ठीक है, अगर अमेरिका बनना चाहता था तो सोवियत संघ चाहता था कि ये ना बने, और अगर सोवियत संघ महाशक्ति बनने की ओर आगे जाता था तो अमेरिका नहीं चाहता था कि सोवियत संघ आगे जाए, यानी दोनों में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन होता था। ठीक है, तो दोनों महाशक्तियों में होड़ हो गई थी। ठीक है, और दोनों महाशक्ति कौन थी, तो सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पहला महाशक्ति बनने की ओर, दूसरा हथियार बनाने की ओर। इन दोनों ही देशों में यानी दोनों ही महाशक्तियों में हथियार बनाने की होड़ हो गई थी। अगर सोवियत संघ कोई हथियार बनाता था तो अमेरिका चाहता था कि उससे हम आगे और ज्यादा हथियार बना लें। दोनों महाशक्तियों में कंपटीशन हो गया था किस इसके, हथियार बनाने की होड़ हो गई थी कि हम ज्यादा हथियार बना ले, हम ज्यादा हथियार बना। ठीक है, तीसरा प्रतिस्पर्धा कंपटीशन। दोनों महाशक्तियों में कंपटीशन हो गया था, चाहे वो आर्थिक हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, हर जगह कंपटीशन हो गया था। किनमें, दोनों महाशक्तियों। दोनों महाशक्ति कौन सी, तो सोवियत संघ और अमेरिका। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विचारों की लड़ाई, सबसे इंपोर्टेंट जिसके लिए शीत युद्ध माना जाता है, क्या था भाई, विचारों की लड़ाई। अब विचारों की लड़ाई क्या है, विचारों की लड़ाई में हम पहले होता है कि सोवियत संघ और अमेरिका की जो आर्थिक विचारधारा थी वो क्या थी भाई, पूंजीवाद पर निर्भर थी। किस पर, पूंजीवाद पर। आर्थिक विकास की जो विचारधारा थी वो किस पर थी, पूंजीवाद की। किसकी, चलिए देखते हैं ध्यान से। अमेरिका, ठीक है, और दूसरी तरफ सोवियत संघ। ठीक है, अमेरिका कहता था, अमेरिका की विचारधारा थी पूंजीवाद। अमेरिका क्या कहता भाई, पूंजीवाद की। अमेरिका की विचारधारा पूंजीवाद की थी, यानी अमेरिका ये कहता था कि दुनिया में केवल आर्थिक विकास की एक ही विचारधारा होनी चाहिए और वो विचारधारा होनी चाहिए पूंजीवाद की। ठीक है, वो विचारधारा कौन सी होनी चाहिए, पूंजीवाद की। और जबकि सोवियत संघ कहता था कि दुनिया में केवल एक विचारधारा होनी चाहिए और वो विचारधारा होनी चाहिए साम्यवाद की। किसकी भाई, साम्यवाद की। ठीक है, अमेरिका पूंजीवाद की विचारधारा को फैलाने के प्रयास में था और सोवियत संघ साम्यवाद की विचारधारा को फैलाने के कोशिश में लगा हुआ था। वो पूंजीवाद के अभी एक कमेंट भी आया था कि सर पूंजीवाद और साम्यवाद समझ में नहीं आया। तो समझिए पूंजीवाद क्या होता है, जहां की अधिकतम चीजें व्यक्तिगत हाथों में हो। जैसे अभी इस टाइम उदाहरण लिया जाए भारत का, तो भारत में क्या है, भारत की अधिकतम जो चीजें हैं पहले सरकार के हाथ में थी, सरकार के नियंत्रण में थी। अब वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, व्यक्तिगत हाथों में, यानी प्राइवेट किया जा रहा है। जैसे रेलवे पहले सरकार के नियंत्रण में थी, अब धीरे धीरे उसको बेच दिया गया। ठीक है, तो बेच दिया गया तो कोई एक पर्सन उसका मालिक बन गया, तो अर्थात वो क्या हो गया, निजी हाथों में चला गया। जैसे बीएसएनएल बिक गया, जैसे LIC बिक गया। ठीक है, भारत के कुछ एयरपोर्ट्स बिक गए। तो इसका मतलब ये कि जब कोई चीजें किसी व्यक्तिगत हाथों में, यानी उसका मालिक कोई एक व्यक्ति हो, तो उस विचारधारा को क्या कहते हैं, पूंजीवाद की विचारधारा। ठीक है, पूंजीवाद की विचारधारा। तो अमेरिका किस विचारधारा के पक्ष में था, पूंजीवाद की। अमेरिका का कहना था कि आर्थिक विकास की केवल एक ही विचारधारा होनी चाहिए और वो कौन सी विचारधारा होनी चाहिए, तो पूंजीवाद की विचारधारा। ठीक है, और जबकि सोवियत संघ कहता था
कि दुनिया में केवल एक विचारधारा होनी चाहिए, दुनिया में केवल एक विचारधारा होनी चाहिए, किसकी? साम्यवाद की। और साम्यवाद का मतलब क्या होता है? जहां की अधिकतम चीजें सरकार के नियंत्रण में हो, अर्थात वहां के मालिक कौन हो? सरकार हो। ठीक है, तो जहां की अधिकतम चीजें सरकार के नियंत्रण में होती है उसी को क्या बोलते हैं? साम्यवाद। क्या बोलते हैं? साम्यवाद और समाजवाद बोलते हैं। ठीक है, और जहां की अधिकतम चीजें व्यक्तिगत हाथ में होती है उसको हम पूंजीवाद की विचारधारा बोलते हैं, और जहां की अधिकतम चीजें सरकार के नियंत्रण में होती है उसको हम साम्यवाद समाजवाद की व्यवस्था या अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? साम्यवाद और समाजवाद ये बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा, अगर इसको हम ज्यादा अच्छे से बताएंगे तो फिलहाल आप इतना समझिए, और आगे के चैप्टर में हम साम्यवाद समाजवाद और पूंजीवाद से संबंधित एक वीडियो बना देंगे जिसमें आप सबको सही से चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो विचारों की लड़ाई, कौन सा भाई? विचारों की लड़ाई थी। कौन सी विचार भाई? तो साम्यवाद और समाजवाद फैलाने की लड़ाई। ठीक है, समझ में आ गया? साम्यवाद, समाजवाद और पूंजीवाद। ठीक है, साम्यवाद और समाजवाद के पक्ष में कौन था? सोवियत संघ, और पूंजीवाद के पक्ष में कौन था? अमेरिका, और दोनों अपनी विचारधारा को फैलाने के प्रयास में लगे हुए थे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्चस्व बनाने की, वर्चस्व मतलब भाई वर्चस्व बनाने की ओर, यानी अपनी शक्ति बनाने की ओर, ये हो दोनों महाशक्तियों में ये था कि कौन ज्यादा आगे निकलता है। ठीक है, तो वर्चस्व बनाने की होड़ थी कि भाई हम अपना दबदबा बनाने, वर्चस्व मतलब दबदबा, यानी दबदबा बनाने की होड़ हो गई थी। अमेरिका चाहता था कि सबसे ज्यादा दुनिया पर हमारा दबदबा हो, और सोवियत संघ चाहता था कि दुनिया पर सबसे ज्यादा दबदबा हमारा हो, और यही दोनों में कंपटीशन लगा हुआ था। ठीक है, चलिए एक बार और इसको देख लेते हैं। पहला भी महाशक्ति बनने की होड़, दोनों महाशक्तियों में आपस में ये होड़ थी कि कौन सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, और शक्तिशाली बनने की होड़ लगी होती। ठीक है, हथियार बनाने की ओर, दोनों महाशक्तियां हथियार बनाने में जुटी हुई थी। अमेरिका चाहता था कि सबसे ज्यादा हथियार मेरे पास हो, और सोवियत संघ चाहता था कि सबसे ज्यादा हथियार मेरे पास हो, और दोनों महाशक्तियों में कंपटीशन लगा हुआ था कि मेरे पास ज्यादा हथियार हो जाए तो मेरे पास ज्यादा हथियार हो जाए। ठीक है, प्रतिस्पर्धा, दोनों महाशक्तियों में प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन लग गया था कि हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, वो चाहता था कि हमारी आर्थिक व्यवस्था अच्छी हो, ये चाहता था कि हमारे जो विचारधारा है वो ज्यादा दुनिया में हो, वो चाहते थे कि वो नहीं। तो हर क्षेत्र में कंपटीशन था, चाहे वो आर्थिक हो, राजनैतिक हो, सामाजिक हो, हर तरह की कंपटीशन लगे हुए। तो प्रतिस्पर्धा, ठीक है, उसको विचारों की लड़ाई। अमेरिका चाहता था कि पूंजीवाद, और सोवियत संघ चाहता था कि साम्यवाद की विचारधारा दुनिया में हो, और वर्चस्व बनाने की ओर, यानी दुनिया पर दबदबा बनाने की होड़ लगी हुई थी दोनों ही महाशक्तियों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या टॉपिक है? दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, यानी दुनिया अब धीरे धीरे दो हिस्सों में बंटना शुरू हो गई थी, और उसी को हम पढ़ेंगे, दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। चलिए देखते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ क्या होता है कि दोनों महाशक्तियां अपना अपना दबदबा बनाने में लगी हुई थी। ठीक है, होता क्या है कि यूरोप महाद्वीप में एक देश है जर्मनी। यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी, जहां का हिटलर था। ठीक है, तो जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। जर्मनी की राजधानी कौन सी है भाई? बर्लिन। चलिए जैसे एग्जांपल देखते हैं कि मान लीजिए अगर ये जर्मनी है, मान लीजिए अगर ये यूरोप है, क्या है भाई? यूरोप महाद्वीप। क्या है भाई? यूरोप। ठीक है, ये यूरोप महाद्वीप हो गया। तो यूरोप महाद्वीप, अब समझिए क्या होता है, इसी यूरोप महाद्वीप में एक देश है जिसका नाम है जर्मनी। चलिए मान लेते हैं कि बीच में जर्मनी हो गया। ठीक है, अब क्या होता है कि जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, और बर्लिन में ही एक दीवार बना दी। बर्लिन में क्या बना दी? एक दीवार बना दी, और ये दीवार बनाकर कब ऐसा मान लिया गया कि यहाँ से, यानी दीवार से पूर्वी साइड सोवियत संघ का हिस्सा हो गया। किसका? सोवियत संघ का। ठीक है, और पश्चिम तरफ अमेरिका। ठीक है, अब क्या करें, दुनिया दो हिस्सों में बढ़ गई, बर्लिन में दीवार बना दी गई, और दीवार से पूर्वी हिस्से पर सोवियत संघ का दबदबा हो गया, और दीवार से पश्चिमी हिस्से पर अमेरिका का। ठीक है, तो दुनिया दो भागों में बंटनी शुरू हो गई थी, और एक को जो सोवियत संघ वाला हिस्सा था इसी को पूर्वी खेमा बोला गया। क्या बोला गया? पूर्वी खेमा बोला गया। ठीक है, पूर्वी खेमा किसका था? सोवियत संघ का। पूर्वी खेमा किसका था? सोवियत संघ का। और सोवियत संघ को ही क्या साथ में बोलते हैं?
USSR, क्या बोलते हैं USSR। और उसके बाद पश्चिमी खेमा किसका था भाई, तो पश्चिमी खेमा था अमेरिका का। पश्चिमी खेमा किसका था, अमेरिका का। और अमेरिका को क्या बोला जाता है, USA। क्या बोला जाता है, USA। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिए, पूर्वी खेमा को सोवियत संघ, पश्चिमी खेमा को अमेरिका। ठीक है, बंटवारा कहां से हुआ, तो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी देश के बर्लिन शहर से। जर्मनी के कहां से, जर्मनी के बर्लिन शहर से। ठीक है, और बर्लिन में एक दीवार बना दी है जिसे बर्लिन की दीवार के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे देखते भाई। अब महाशक्तियों में मिलने से लाभ। भाई जो छोटे छोटे देश थे, वो जब छोटे छोटे देश अपनी महाशक्तियों में मिल रहे थे, तो उन महाशक्तियों में मिलने से इन देशों को क्या लगता है, अगर कोई एक ताकतवर व्यक्ति है, अगर उसके पड़ोसी जो हैं, जो थोड़ा उससे कम ताकतवर है या कमजोर हैं, अगर वो उनसे मिल रहे हैं, तो उसका उनके मिलने से उनका क्या फायदा है, ये चीजें हैं। ठीक है, तो जो दो महाशक्तियां थी, महाशक्तियों में जो छोटे छोटे देश थे वो आपस में जब मिल जा रहे थे, जैसे कोई देश है अमेरिका के साथ जाके मिल गया, कोई देश है जो सोवियत संघ के साथ जाके मिल गया, तो आखिर ये जो छोटे छोटे देश थे इन महाशक्तियों में मिल रहे थे, तो इन महाशक्तियों में मिलने से इनको फायदे क्या थे। ठीक है, तो चलिए फायदों को देखते हैं। पहला था भाई सुरक्षा का वादा। पहला सुरक्षा का वादा, इसका मतलब क्या हुई, सुरक्षा का वादा मतलब कि जो छोटे छोटे देश थे, जब वो जिन महाशक्ति से जाकर के मिलते थे, वो महाशक्तियां इनको सुरक्षा का वादा देते थे। सुरक्षा का वादा का मतलब ये कि ये महाशक्तियां कहते थे कि अगर इन देशों पर जो हमला करेगा या इन देशों से जो दुश्मनी लेगा, वो उस देशों से दुश्मनी नहीं, बल्कि वो दुश्मनी मुझसे लेगा। ठीक है, यानी जो महाशक्तियां थी ये छोटे छोटे देशों को सुरक्षा का वादा देती थी कि आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है, पहले से। दूसरा, हथियार। जो महाशक्तियां थी ये छोटे छोटे देशों को हथियार देती थी कि भाई अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा सा हथियार ले लो। ठीक है, तो जो महाशक्तियां थी ये हथियार भी देती थी किनको, जो छोटे छोटे देश उनमें सम्मिलित होते थे उनको। ठीक है, अगला आर्थिक मदद। आर्थिक मदद भी जो छोटे छोटे देश थे उनको जो महाशक्तियां थी वो आर्थिक मदद करती थी, वित्तीय सहायता प्रदान करते थे, जिससे छोटे छोटे देश आसानी से सम्मिलित होते चले गए। ठीक है, और चौथा क्या है, सैन्य सहायता। चौथा क्या है, सैन्य सहायता, यानी जो महाशक्तियां होती थी वो सैन्य सहायता भी करती थी छोटे छोटे देशों में। ठीक है, चलिए एक बार और इसको रिवीजन करते हैं। महाशक्तियों में मिलने से लाभ, यानी जो छोटे छोटे देश थे अगर वो जा करके बड़ी महाशक्तियों में मिलते थे तो आखिर छोटे छोटे देशों को क्या लाभ होते थे। ठीक है, वही चीजें। तो पहला क्या था भाई, छोटे देश को पहला लाभ क्या होता था भाई, कि सुरक्षा का होता, यानी जो महाशक्तियां होती थी वो ये कहती थी कि आप हमारे साथ मिल रहे हो तो हम तुम्हें सुरक्षा का पूरा वादा देते हैं कि तुमसे अगर कोई हमला करेगा तो तुम पर हमला नहीं बल्कि हम पर हमला करेगा, और हम ये समझेंगे कि वो हमला हमारे ऊपर हुआ है और फिर उस हमले का जवाब हम देंगे। ठीक है, दूसरा हथियार। वही जो महाशक्तियां थी ये छोटे छोटे देशों को हथियार देते थे। क्या देते थे भाई, हथियार देते। ठीक है, तीसरा आर्थिक मदद। आर्थिक मदद मतलब वित्तीय सहायता प्रदान करना, यानी महाशक्तियां छोटे छोटे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। और चौथा क्या है, सैन्य सहायता। और चौथा सैन्य सहायता मतलब जो महाशक्तियां थी वो सैनिक रूप से यानी सैन्य सहायता भी छोटे छोटे देशों को करती थी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसके आगे चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं महाशक्तियों को मिलने वाला। अब तक तो हम ये पढ़े कि छोटे छोटे जो देश थे उनको क्या लाभ मिल रहे थे बड़े जो महाशक्तियां थी उनसे, लेकिन अब यहाँ देखते हैं कि महाशक्तियों को क्या मिल जाते थे छोटे छोटे देशों से। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला, महत्वपूर्ण संसाधन। जो पहला मिलता था इनको चीजें वो क्या थी भाई, महत्वपूर्ण संसाधन। महत्वपूर्ण संसाधन मतलब इससे खनिज हो गया। ठीक है, क्या हो गया, खनिज हो गया। ठीक है, तेल हो गया। ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। ये सारी चीजें छोटे छोटे देशों से बड़े बड़े जो महाशक्तियां थी दोनों इनको प्राप्त हो जाती थी। जैसे मान लो कोई छोटा देश है, ठीक है, जैसे इराक ही है, तो इराक अगर देश है तो इराक जो है वो वहाँ संसाधन है, वहाँ पेट्रोलियम है, तो जब इराक किसी महाशक्ति में जाएगा तो भाई इराक तो पहले उस महाशक्तियों को ना पेट्रोलियम देगा,
कि किसी अन्य को देगा, तो यही फायदा होता है। ठीक है, तो पहला क्या है, खनिज महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे किसको, जो महाशक्तियां होती थी उनको। ठीक है, अगला भूभाग। अब भूभाग का मतलब क्या भाई, भूभाग का मतलब क्या, जो महाशक्तियां होती थी उनको फैक्ट्रीज या किसी अन्य चीज के लिए छोटे छोटे देशों से भूभाग मिल जाता था। ठीक है, जमीनी का टुकड़ा मिल जाता था, वहां पे अपने वो कोई भी काम कर सकते थे। ठीक है, अगला है सैनिक ठिकाना। छोटे छोटे देशों में महाशक्तियों के जो सैनिक होते थे वो वहां ठिकाने बना देते थे, और छोटे छोटे देशों में महाशक्तियों के जो सैनिक होते थे वो वहीं पे रहते थे। ठीक है, यानी छोटे देशों में सैनिकों का ठिकाना बना दिया जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं आर्थिक मदद। अब जो बड़े बड़े जो महाशक्तियां थी उनको छोटे छोटे देशों से कुछ ना कुछ मदद भी मिल जाया करती है। ठीक है, एक बार और ध्यान दीजिए, महाशक्तियों को क्या लाभ मिलता था, तो महत्वपूर्ण संसाधन, छोटे छोटे जो देश थे उनसे महत्वपूर्ण संसाधन मिल जाते थे। महत्वपूर्ण संसाधन में जैसे खनिज हो गया, तेल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, सारी चीजें मिल जाती थी महाशक्तियों को। दूसरा भूभाग, भूमि का टुकड़ा मिल जाता था, भूभाग मिल जाता था जहां पर महाशक्तियां अपना कोई भी काम कर सकते थे। ठीक है, और तीसरा है सैनिक ठिकाने। छोटे देशों को रहने के लिए, छोटे देशों में महाशक्तियों के सैनिकों के रहने के ठिकाने भी मिल जाते हैं। ठीक है, और चौथा है आर्थिक मदद। तो यहाँ क्या होता था कि महाशक्तियों को थोड़ा बहुत आर्थिक मदद भी मिल जाता था। ठीक है, छोटे छोटे देशों से। चलिए आगे देखते हैं, नाटो। नाटो नाटो का पूरा नाम क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। चलिए इसकी स्थापना देखते हैं। स्थापना कब हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि नाटो की स्थापना कब हुई थी। नाटो की स्थापना कब हुई थी, तो नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। तो वो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को, और किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, अमेरिका के द्वारा। ठीक है, एक बार और ध्यान से सुनिए भाई, नाटो की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो अमेरिका के द्वारा। कब किया गया, तो 4 अप्रैल 1949 को। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या थे, जब कोई संस्था बनाया जाता है या कोई संगठन बनाया जाता है तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो आखिर इस नाटो का क्या उद्देश्य था, तो नाटो का उद्देश्य था कि सभी सदस्य देश मिलकर साथ रहेंगे। सभी सदस्य देश मिलकर क्या करेंगे, साथ में रहेंगे। ठीक है, जब स्थापना की गई थी तो उस समय इसमें 8 सदस्य थे, और अब 28 से भी अधिक इसमें सदस्य देश हो चुके हैं। ठीक है, एक बार और समझिए, उद्देश्य क्या है कि सभी सदस्य साथ मिलकर आएंगे, सभी सदस्य साथ मिलकर आएंगे। जब स्थापना हुई थी तो 8 सदस्य थे, और अब कितने हैं, तो 28 से अधिक हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, एक और इनका क्या है कि एक दूसरे की मदद करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। अगर कोई इन देशों पर कोई भी बाहरी अगर आक्रमण करता है, हमला करता है, तो ये उस आक्रमण को खुद पर आक्रमण मानेंगे और क्या करेंगे, उसका जवाब मिल करके देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या पढ़ा, नाटो। क्या पढ़ा, नाटो। अब यहाँ देखते हैं सीटो, SEATO। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1954। कब हुई थी, 1954। और किसके द्वारा किया गया था, तो अमेरिका के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, अमेरिका के द्वारा। किसके स्थापना की गई थी, सीटो की स्थापना की गई। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या है, तो दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ध्यान सुनिए, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से, साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को बचाना, या दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। एक बार और ध्यान से सुनिए, स्थापना सीटों की कब हुई थी, 1954। किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा। पूरा नाम क्या है, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, उद्देश्य क्या है, साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से, साम्यवादियों की विस्तारवादी नीतियों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों की रक्षा करना। ठीक है, सेंटो, सेंटो SENTO, सेंटो की स्थापना कब होती है, 1952
1955 यानी सीटो के बाद सेंटो की स्थापना होती है। सीटो की स्थापना 1954 में होती है, सेंटो की स्थापना 1955 में होती है और इसकी व्यवस्थापना अमेरिका के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा किया जाता है। इसका नाम पूरा क्या है? तो सेंट्रल ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन यानी केंद्रीय संधि संगठन। केंद्रीय संधि संगठन। चलिए आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? देखिए इसका उद्देश्य, सेंटो का उद्देश्य क्या है? साम्यवादियों के जो साम्यवादी विचारधारा है, ठीक है, तो साम्यवादियों के मध्य पूर्वी से दूर रखना। कहां से भाई? मध्य जो मध्य पूर्वी है इससे दूर रखना। किसके किस चीज को भाई? साम्यवादियों के प्रभाव को, यानी साम्यवादियों के प्रभाव को केंद्र से दूर रखना। ठीक है, मध्य जो एशियाई था वहां से दूर रखना। किसके? तो साम्यवादियों के प्रभाव। ठीक है, वर्षा संधि अगला देखते हैं। वर्षा संधि, वर्षा संधि कब हुई थी भाई? वर्षा संधि कब हुई थी? वर्षा संधि हुई थी 1955। 1900 कब? 1955। वर्षा संधि कब हुई थी? 1955 में। किसके द्वारा किया गया था भाई? 1955 में सोवियत संघ के द्वारा। अभी तक तो अमेरिका अपना संगठन बना रहा था, अभी तक अमेरिका अपना संगठन बना रहा था। हम क्या पढ़े इससे पहले कि दोनों ही देशों में प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन था कि मेरा ज्यादा हो जाए, मैं आज से आगे निकल जाऊं, मैं इससे आगे निकल जाऊं। ठीक है, तो अभी तक तो अमेरिका बना रहा था संगठन, लेकिन अब यहाँ क्या होता है कि सोवियत संघ ने भी एक संधि कर ली। सोवियत संघ ने भी क्या कर लिया? एक संधि कर ली। कौन सा संधि है? इसको क्या कहा जाता है? तो वर्षा संधि। कौन सा संधि कहा जाता है? वर्षा संधि। ठीक है, और वर्षा संधि जो थी इसकी जो स्थापना सोवियत संघ के द्वारा की जाती है 1955 में किया जाता है। और जो इसका उद्देश्य था वो नाटो में शामिल देशों की मुकाबला करना। इसका उद्देश्य क्या था भाई? जो नाटो में शामिल देश थे उनका मुकाबला करना था। किसका? वर्षा संधि का। ठीक है, चलिए एक बार और ध्यान से सुन लीजिए भाई। वर्षा संधि कब हुई थी? कब होती है? 1955 में। किसके द्वारा? सोवियत संघ के द्वारा। और इसके उद्देश्य क्या होता है? तो नाटो में शामिल देशों की मुकाबला करना। नाटो में शामिल देशों का मुकाबला करना वर्षा संधि की उद्देश्य होता है। वर्षा संधि का उद्देश्य होता है। चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम तीसरे भाग में। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।